विनेश फोगाट 100 ग्राम के चक्कर में इंटरनेशनल ओलंपिक से बाहर हो गई है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अपनी वेट कैटेगरी में कंफर्टेबल नहीं थी और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा एज पे खेल रही थी। पर इस 100 ग्राम के चक्कर में भारत को एक मेडल से हाथ धोना पड़ा। अब बात ये नहीं है कि भारत को एक मेडल से हाथ धोना पड़ा, बात यह है कि इस मेडल के जाने के पीछे जिम्मेदार कौन है। क्या जिम्मेदार विनेश फोगाट खुद है, जो कि ये जानते हुए भी कि उनका वजन जनरली 55 से 56 किलो रहता है, फिर भी उन्होंने इस 50 किलो की वेट कैटेगरी को चूज किया? या फिर जिम्मेदार वो फिटनेस एक्सपर्ट है, वो टीम मेंबर है जो कि उनके साथ गए थे और उन 2 दिनों के बीच में उन्होंने विनेश फोगाट का वजन ठीक से मॉनिटर नहीं करा? या फिर वो एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लिए जिससे वजन को 50 किलो के कैटेगरी में लाया जा सकता था? या फिर उन्होंने बीते समय में विनेश फोगाट की बॉडी कंपोजिशन या फिर बॉडी बिहेवियर को ठीक से स्टडी नहीं किया था, जिसके कारण वो वहाँ पे कुछ स्टेप ले नहीं पाए? या फिर जिम्मेदार वो स्ट्रक्चरल इश्यूज है जो भारतीय स्पोर्ट इंडस्ट्री में प्रिवेल करते हैं, जहाँ पे रेसलिंग फेडरेशन के सिलेक्शन रूल्स में ही अनसर्टेनिटी होने के कारण विनेश फोगाट को ऐसी वेट कैटेगरी चूज करनी पड़ी जिसमें वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी? या जिम्मेदार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जिनके इर्रेशनल प्रोसीजर्स में एथलीट का वजन कंपटीशन वाले दिन ही नापा जाता है, जिसके कारण एथलीट अपना वजन आखिरी टाइम पे कम करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वो कई एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, जैसे कि खाना ना खाना या पानी नहीं पीना और इवन यहाँ तक कि डायोरेटिक्स लेना। अब हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं खुद विनेश फोगाट की, जिन्होंने ये 50 केजी की कैटेगरी चूज करी थी। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूल्स में कंफ्यूजन के चलते विनेश फोगाट को ये कैटेगरी चूज करनी पड़ी, अदरवाइज वो ओलंपिक्स में पार्ट नहीं ले पाती। तो सबसे ज़्यादा कम जिनकी जिम्मेदारी दिखती है वो यहाँ पे विनेश फोगाट खुद है। दूसरी बात कर लेते हैं हम उन फिटनेस एक्सपर्ट या फिर स्टाफ मेंबर की जो ओलंपिक्स में उनके साथ गए थे, जिनका मेन काम यही था कि विनेश फोगाट की वजन को कैटेगरी के अंदर रखना। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं थे या फिर वो एक्सपर्ट नहीं थे, वो लोग इंटरनेशनल लेवल के ट्रेंड प्रोफेशनल्स रहते हैं जिनके पास सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है ऐसी चीज़ हैंडल करने। पर देखने वाली बात यह है कि विनेश फोगाट के स्पेशल केस में उनकी जो सिचुएशन थी, उनको जो प्री कंडीशन मिली थी या फिर चैलेंज जो उनके सामने था, वो बहुत बड़ा था। असल में उनको 2 चीज़ों के बीच में बैलेंस करना था। पहली चीज़ कि एथलीट की जो वजन है उसको वेट कैटेगरी के अंदर रखा जाए, और दूसरा चीज़ कि एथलीट को उतना इनफ खाना दिया जाए कि उसका एनर्जी लेवल्स बना रहे ड्यूरिंग दी मैचेस, जब वो रेसल कर रहा होगा। क्योंकि जब पहली बार एथलीट को वजन किया जाता है तो उसके कुछ समय पहले से काफ़ी ड्रास्टिक एक्शंस लिए जाते हैं उसके वजन को कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट और सॉल्ट्स को बिल्कुल ही बंद कर देना और साथ ही साथ वाटर इनटेक को कम कर देना। इससे बॉडी का वाटर रिटेंशन कम हो जाता है और एथलीट का वजन गिर जाता है। ये प्रोसेस लगभग कंपटीशन के 1 हफ्ते पहले से चलती आती है। पर कंपटीशन वाले दिन जैसे ही एथलीट को वापस से खाना दिया जाता है, वैसे ही उसका वजन बाउंस बैक करता है। और क्योंकि विनेश फोगाट अपने कैटेगरी में खुद ही बहुत ज़्यादा एज पे खेल रही थी, यानी कि उनका वजन 50 के आसपास ही घूम रहा था, तो जब पहले दिन वजन करने के बाद उनको खाना दिया गया तो उनका वजन काफ़ी ज़्यादा बाउंस बैक कर गया और ये बढ़े हुए वजन को वो सेकेंड डे तक कम नहीं कर पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन एक्सपर्ट्स ने काम नहीं किया होगा, परंतु सारी कोशिशों के बाद भी वो 100 ग्राम से फेल हो गए। तो यहाँ पे उनकी कुछ हद तक जिम्मेदारी बनती है। तीसरी बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, जिसकी यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दिख रही है। यहाँ पर सीधे सीधे जो ओलंपिक कमेटी के रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको वजन करने का, कि सेम डे पर आप वजन करोगे एथलीट को कंपटीशन वाले दिन, उस कारणवश एथलीट्स के बीच में होड़ लग जाती है अपने वजन को ड्रास्टिकली कम करने की और कैटेगरी के अंदर आने की। हालांकि हम स्पोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, पर फिर भी यहाँ पर एक लैकिंग हमारे जैसे लोगों को भी समझ आती है। जैसा कि इस पर्टिकुलर इशू के उठने से हमको एक प्रोसीजरल लैकिंग दिखी, सिमिलरली अदर स्पोर्ट्स में भी, दूसरे स्पोर्ट्स में भी कुछ इस प्रकार की प्रोसीजर लैकिंग या फिर रेगुलेशंस में कमियां होगी जिनको निकाल कर रिव्यू करना चाहिए। यदि रेसलिंग का ही एग्जांपल ले तो एक छोटा सा प्रोसीजरल्स में फेरबदल करने से ऐसी सिचुएशंस को इजीली अवॉइड किया जा सकता है। सपोज एथलीट का वजन कंपटीशन वाले दिन ना करवाते हुए उसके पहले वाले वीक में लगातार ओलंपिक कमेटी उसका वजन करवाती डेली बेसिस पर, तो इससे 2 चीज़ें इंश्योर होती। पहला कि एथलीट अपना वजन कम करने के लिए कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेता, और दूसरा कि ओलंपिक कमेटी को भी कंटिन्यूसली पता रहता और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट टीम है उनको भी पता रहता कि एथलीट का वजन कैसा चल रहा है। इसी के साथ यदि एथलीट का यूरिन टेस्ट करके उसका डिहाइड्रेशन लेवल चेक किया जाए तो भी इंश्योर होता है कि एथलीट कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं ले रहा है। और एथलीट जब तक कंपटीशन वाले दिन आएगा तो
वो फुली श्योर रहेगा कि उसके एनर्जी लेवल्स बने रहेंगे और जो उसकी टीम है उसको आसानी रहेगी उनका वजन मेंटेन करने में। वहीं दूसरी जगह इतनी टेस्टिंग करने के बाद यदि एथलीट का वजन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, सपोज 2 या 5% के दायरे में, तो ओलंपिक कमेटी उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती है। ये सेम प्रोसीजर MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट करवाने वाली जो अथॉरिटी है UFC, वो फॉलो करती है। अब जब UFC जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये फॉलो कर सकती है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो क्यों नहीं करती? अब ये बात हुई सिर्फ रेसलिंग के एक प्रोसीजर के बारे में जिसके बारे में हमको पता चल गया। ऐसे कई प्रोसीजर्स और रेगुलेशंस हो गए अलग अलग स्पोर्ट्स में जो कि हमको पता नहीं है, तो इनका रिव्यू कंटिन्यूसली बेसिस पे होना चाहिए। वर्ल्ड के डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स को भी इसमें ध्यान देना चाहिए और रिव्यू और फीडबैक कंटिन्यूसली ओलंपिक कमेटी को भेजना चाहिए। तो ठीक से देखा जाए तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी कुछ यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है। अब चौथा बात करते हैं हम जो इंडिया के अंदर अलग अलग स्पोर्ट अथॉरिटी है और उनके अंदर चल रहे स्ट्रक्चरल इश्यूज के बारे में और उनकी कितनी जिम्मेदारी बैठती है इस पर्टिकुलर इशू में। इनमें जितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं या फिर इनकी जो फंक्शनिंग होती है डे टू डे बेसिस पे, उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है। जनरली कोई भी स्पोर्ट अथॉरिटी जो इंडिया में है उसमें हायर पोजीशंस पर जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें या तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है या फिर डायरेक्टली पॉलिटिकल आदमी को ही वहाँ पर बैठा दिया जाता है जिसे स्पोर्ट की बिल्कुल समझ नहीं होती। इससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है और ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग स्पोर्ट्स के हित में ना होते हुए पॉलिटिकल बेनिफिट्स की तरफ इंक्लाइंड रहती है। अब भले ही सरकार ने स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ही काम किया हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए हमको इन स्पोर्ट अथॉरिटीज़ में ऐसे लोग बैठाने की ज़रूरत है जिनको स्पोर्ट की काफ़ी समझ हो, ना कि ऐसे लोग जिनका ध्यान पॉलिटिकल मैटर्स पे ज़्यादा रहता हो। अब यदि विनेश फोगाट के केस के बारे में बात करें तो इन्हीं स्ट्रक्चरल इश्यूज़ के चलते, यानी कि एक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अथॉरिटी स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से उसके रेगुलेशंस में बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ था, जिसके कारण विनेश फोगाट को 50 kg कैटेगरी चूज करनी पड़ी। तो ये बेसिक रीजन था इस पूरे मुद्दे के बनने का। यदि विनेश फोगाट 50 kg कैटेगरी चूज नहीं करती, 53 करती या 55 करती, तो ये इशू बनने का चांस ही नहीं आता। इसलिए इस पर्टिकुलर मैटर में जो सबसे बड़ा जिम्मेदार दिख रहा है वो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट अथॉरिटीज़ है उनमें जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ है और उनका जो पॉलिटिसाइजेशन है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ पे दिखाई देता है। अब जिम्मेदारी जिसकी भी जितनी बन रही हो, नुकसान एथलीट और उसके देश को ही उठाना पड़ता है। आज भारत को एक मेडल से हाथ धोना पड़ा और एक एथलीट को अपने करियर से हाथ धोना पड़ा।